जय हिंद दोस्तों। इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर साइंस के बारे में। तो हमारा जो अगला चैप्टर है या जो टॉपिक है हमारा वो है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और ये जो चैप्टर है बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अब के जो एग्ज़ाम है, जो अब एग्ज़ाम हो रहे हैं, इन एग्ज़ामों में अधिकतर पूछा जाने लगा है इसके बारे में। ठीक है, तो ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इनकी बात होने लगी है, चाहे वो हरियाणा पुलिस हो या बैंकिंग के जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें इनके बारे में ज़रूर पूछते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो बन के आ गया है अब आगे। ठीक है, तो हमें इसके बारे में जानना है कि कैसे कैसे सवाल आते हैं और क्या ये डाटाबेस है, क्या इसके बारे में सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, डाटाबेस की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे पहली बात तो ये है क्योंकि देखो, नॉर्मल जो हमारा कंप्यूटर है, नॉर्मल कंप्यूटर की बात करें तो उसमें हम फाइलें फोल्डर बना के हम रख सकते हैं। ठीक है, फाइलें फोल्डर्स बना के हम रख सकते हैं। अब ध्यान रखना, आप जो ये फोल्डर होते हैं ना जिनके अंदर हम फाइलें रखते हैं, इनको कंप्यूटर की लाइन में डायरेक्टरीज बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्टरी, ये ध्यान रखना आप, इनको क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी। और उनके अंदर फोल्डर के अगर अंदर फोल्डर हो तो उसे क्या बोलेंगे, सब डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी। ठीक है, सब डायरेक्टरी। और सब डायरेक्टरी के अंदर क्या है आपकी, जैसे कि फाइल्स हैं। तो ये तो है हमारा जो ट्रेडिशनल बात करें भाई, डाटा स्टोर करके रखना हमें और वो डॉक्यूमेंट हम यहाँ पे रखें। ठीक है, अब रही बात डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि डीबीएमएस की हमें जरूरत क्यों है। क्योंकि उसका कारण ये है कि अगर हम ऐसे डाटा को मैनेज करने लगेंगे जिस तरीके से हम ट्रेडिशनल की बात करें, भाई कुछ डाटा कहीं रख दिया, कुछ कहीं रख दिया, कुछ कहीं रख दिया, तो एक बार तो ठीक है, सहूलियत के हिसाब से हम रखते चले जाएंगे, लेकिन वो है ना बाद में बहुत दिक्कत करेगा। जैसे ये कुछ ऐसा है कि आपका मान लो रूम है और आप चीज़ें वहाँ पे रख रहे हो, कभी कुछ कहीं रख दिया, कभी कुछ कहीं रख दिया, और आप ऐसे ही रखते चले गए। अब समस्या कब होगी, जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, अब आप उसको ढूंढते फिरोगे। क्यों? क्योंकि आपने उसको प्रॉपर तरीके से यानी कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से आपने उसको कहीं नहीं रखा। आप बस ऐसे ही लिखते चले गए, ऐसे ही रखते चले गए, वो चीज़ें अब आपको नहीं मिल रही हैं, तो वो दिक्कत आ रही है। तो अब हमें डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों? क्योंकि हम चाहते थे कि कोई एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें डाटा को प्रॉपर एक तरीके से रखा भी जाए। ठीक है, और जब भी उसकी ज़रूरत पड़े तो वो हमें आसानी से मिल भी जाए। ठीक है, तो यही हमारी जो है मेन जरूरत है डाटाबेस के पीछे, वो है। तो इसी वजह से डाटाबेस का कॉन्सेप्ट आया है। अब अगर बात करें तो देखो, एक होता है डाटाबेस और एक होता है डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तो क्या होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो किसको मैनेज करने के लिए है, किसी भी डाटाबेस को। अब बात करें भाई ये डाटाबेस क्या है, तो हम कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि डाटा जो है वो रखा हुआ है। ठीक है, डाटा हमने रखा हुआ है यानी कि कलेक्ट किया हुआ है कहीं पे, डाटा कलेक्टेड इन ए प्रॉपर मैनर, प्रॉपर या फिर ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड, ये ध्यान रखिएगा, कोई भी जो वर्ड है वो एग्जाम में आपको मिल सकता है, जैसे कि ऑर्गेनाइज्ड। आप से कहें कि डाटाबेस है क्या, एक कलेक्शन है डाटा का जो किस तरीके से एक प्रॉपर मैनर में है या एक ऑर्गेनाइज तरीके से है, जिससे कि क्या आसान हो जाए, डाटा को स्टोर करना आसान हो जाए। ठीक है, डाटा को फिर से अगर हमें जरूरत हो तो उसे बोलते हैं रिट्रीव। इसमें कंप्यूटर की लाइन में हम बोलते हैं डाटा को रिट्रीव करना, पुनः प्राप्त करना, दोबारा से हम उसको आसानी से ला सकें, जरूरत पड़े तो अपडेट करना आसान हो जाए। यानी कि कई बार क्या होता है कि भाई डाटा डाल तो दिया हमने, रख तो लिया, लेकिन हो सकता है उसमें कुछ मिस्टेक हो और अब हमें वो ठीक करनी हो, तो वो भी हम अपडेट भी हम कर सकते हैं, यानी कि स्टोर कर सकते हैं, रिट्रीव प्राप्त कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं। और ये सब जो काम है ये बहुत आसानी से हम कर पाए, इसीलिए हम डाटा को ऑर्गेनाइज तरीके से रखते हैं। अब ये रखने में हमारी मदद कौन करता है, डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमारी मदद करता है इस डाटा को ऑर्गेनाइज तरीके से रखने में। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट,
जो आपको समझना है कि हम ये भी बोल सकते हैं कि जो डाटाबेस है हमारा वो बहुत सारे रिकॉर्ड से मिलके बना होता है। ठीक है, डाटाबेस के कई टाइप हैं। हायरार्किकल डाटाबेस है, हायरार्किकल डाटाबेस है, नेटवर्क डाटाबेस है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस है, बहुत सारे डाटाबेस हैं, सेंट्रलाइज डाटाबेस है, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस है। लेकिन हम बात करेंगे किसकी, आरडीबीएमएस की, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही यूज़ किया जाता है। ये सबसे बेहतरीन एफिशिएंट है। ठीक है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये यूज़ किया जाता है भाई पूरी दुनिया में। ठीक है, सबसे ज़्यादा आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस होता क्या है कि इसके अंदर जो भी डाटा है वो किस में स्टोर किया जाता है, रोज व कॉलम की फॉर्म में स्टोर करते हैं। ठीक है, डाटा किसकी फॉर्म में करते हैं, रोज व कॉलम की फॉर्म में डाटा स्टोर करते हैं। ठीक है, रोज एंड कॉलम्स। तो ये है हमारा आरडीबीएमएस। अब कैसे करते हैं वो देखिए, और इनके ऊपर सवाल आपसे कैसे पूछेंगे। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेके बात करेंगे इसके बारे में। देखिए, मान लीजिए हम किसी स्कूल का एक रिकॉर्ड, छोटा सा रिकॉर्ड बना रहे हैं। ठीक है, स्कूल का कोई एक छोटा सा रिकॉर्ड हम बना रहे हैं। जैसे कि ये एक टेबल है हमारी जिसमें हमें रिकॉर्ड रखना है। ये है, यहाँ पे हो गया आपका सीरियल नंबर, जैसे कि 1 2 3। ये जो भी आपका स्टूडेंट है, कोई मान लो स्कूल है तो भाई स्टूडेंट भी होगा, ये स्टूडेंट का नेम हो गया। कोई स्टूडेंट ए है, बी है, ए है कोई। ठीक है, ये नाम देखो मैंने रिपीट इसलिए किया है क्योंकि सेम नेम हो सकते हैं ना स्टूडेंट्स के, तो इसलिए। ठीक है, एक ले लेते हैं कि भाई एज है उसकी, एज ले ली। अब एज इसकी हो सकता है 10 हो, इसकी 12 हो, इसकी 12 हो, इस टाइप से हो सकती है 10 साल, 12 साल, 12 साल। तो ये हमने एक टेबल बना ली। टेबल किससे बनी है, रोज और कॉलम से। तो ये हमारी क्या है, रोज, और ये हमारे क्या है, कॉलम्स। अब समझने वाली बात देखो, इस टेबल के अंदर ही बहुत सारे सवाल जो है वो छिपे हुए हैं, बहुत सारे सवाल यहाँ पे छिपे हुए हैं। सबसे पहले देखो, रोज और कॉलम से बनी है आपकी क्या, टेबल। इस टेबल को मान लो मैंने नाम दे दिया स्टूडेंट। ठीक है, इस टेबल का नाम दे दिया स्टूडेंट। तो देखो, खास बात यह है कि डाटाबेस में इसको टेबल नहीं, क्या बोलते हैं, रिलेशन भी बोलते हैं। आरडीबीएमएस में टेबल्स को क्या बोलते हैं, रिलेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये एक स्टूडेंट टेबल है, और आप ये भी बोल सकते हो कि ये एक स्टूडेंट रिलेशन है। ठीक है, दूसरा, इसके अंदर बने हुए हैं कॉलम। ठीक है, तो ये जो कॉलम्स आपके बने हुए हैं, जो ये कॉलम्स बने हुए हैं, इनको बोलते हैं फील्ड। ठीक है, फील्ड, या बोलते हैं एट्रीब्यूट, फील्ड या फिर एट्रीब्यूट। लेकिन जो आपकी रोज हैं, ये इनको हम क्या बोल सकते हैं, रोज भी बोल सकते हैं। इनको टपल भी कहा जाता है। तो ये एग्जाम्स में पूछा जाता है कि भाई डाटाबेस में टपल क्या होता है। डाटाबेस में टपल हम किसको बोलते हैं, रो को ही बोलते हैं, या इसको हम एक क्या बोल सकते हैं, एक रिकॉर्ड। भाई किसी एक रो को हम क्या बोल सकते हैं, एक रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो डेफिनेशन की बात करें, अगर परिभाषा की बात करें तो क्या हुआ, ये एक रिकॉर्ड है, ये एक रिकॉर्ड है, ये एक रिकॉर्ड है। ये आपके रो हो गए, ये आपके कॉलम हो गए। ठीक है, ये आपकी टपल हो गई, ये आपके फील्ड हो गए। अब यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ से उठा लें इस रिकॉर्ड को, और यहाँ से उठा लें फील्ड को या एट्रीब्यूट को, तो हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी एक रिकॉर्ड है हमारा, वो क्या चीज़ है। ठीक है, कोई भी रिकॉर्ड है वो क्या चीज़ है, रिकॉर्ड हो गया हमारा कलेक्शन ऑफ फील्ड्स। ठीक है, या एट्रीब्यूट्स, यानी कि फील्ड और एट्रीब्यूट इनसे मिलके बना हमारा क्या, एक रिकॉर्ड। अब कई सारे रिकॉर्ड हो गए तो हमारा रिलेशन, या हम क्या बोल सकते हैं, टेबल। ठीक है, रिलेशन
या टेबल क्या चीज है हमारी? ये हो गई हमारी कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने देखा क्या बे, रिकॉर्ड क्या चीज है? कलेक्शन ऑफ फील्ड और एट्रीब्यूट्स है। फिर आ गया रिलेशन क्या है, यानी एक टेबल क्या है? वो है कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, यानी कई सारे रिकॉर्ड से मिलके आपके बनी क्या है? टेबल बनी है। अब देखिए आगे, अब टेबल जरूरी थोड़ी है कि एक ही हो, कलेक्शन ऑफ टेबल भी तो हो सकती हैं। तो डीबी डाटाबेस हम किसको बोलेंगे? डाटा बेस। ठीक है, डाटाबेस बोलेंगे हम किसको? कलेक्शन ऑफ टेबल्स को, या कलेक्शन ऑफ रिलेशंस, यानी बहुत सारे रिलेशंस या फिर टेबल्स को मिलके क्या बनेगा हमारा? डाटाबेस। ये बात चल रही है किसकी? RDBMS के बारे में है। क्योंकि जैसे जैसे डाटाबेस के टाइप बदलते हैं तो उनकी ये जो टर्म है जो हम यूज कर रहे हैं वो बदल जाती हैं, उनकी परिभाषाएं बदल जाती हैं, चीजें बदल जाती हैं। पर मैंने आपको बताया कि हमें किस पे फोकस करना है? RDBMS पे, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे। दुनिया में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आगे। तो ये कुछ सवाल हैं जो आप ध्यान रखिएगा इनके बारे में। अब आगे बात करते हैं, जब इस टेबल की बात आएगी तो यहाँ पे अगर ये फील्ड है तो फील्ड या एट्रीब्यूट, इनके पीछे है ना दो चीजें होती हैं। क्या? एक होता है डोमेन और एक होता है रेंज। ठीक है, एक होता है डोमेन और एक होता है रेंज। अब डोमेन क्या चीज होती है? डोमेन होता है सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आया तो लिखा होगा सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज क्या होता है डाटाबेस में? सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज क्या है? एक डोमेन बोलेंगे किस में? किसी भी एक फील्ड या एट्रीब्यूट में। यानी कि मान लो ये एक एज जो है वो फील्ड है या एक एट्रीब्यूट है, इसमें क्या क्या वैल्यू आ सकती है, क्या क्या वैल्यूज इसमें आ सकती हैं, उनका जो सेट होगा उसे बोलेंगे इसका डोमेन। ठीक है, लेकिन रेंज किसको बोलेंगे? कि भाई जो वो पॉसिबल वैल्यूज हैं ये, इनमें छोटी से छोटी संख्या क्या हो सकती है, या जो भी छोटी से छोटी वैल्यू है वो क्या हो सकती है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो सकती है, यानी अधिकतम क्या हो सकती है। तो कम से कम और अधिकतम क्या हो सकती है, वो होगी आपकी रेंज। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू डोमेन हो गया आपका। मिनिमम से मैक्सिमम, भाई मिनिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम, वो हो गई आपकी रेंज। और ये किसके ऊपर अप्लीकेबल है? ये बात हो रही है फील्ड और एट्रीब्यूट के बारे में। ठीक है, एक टर्म और आती है, उसे बोलते हैं कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी होती है नंबर ऑफ एट्रीब्यूट या फिर फील्ड इन ए रिकॉर्ड। ठीक है, वो भी हम यही लिख लेते हैं। ठीक है, कार्डिनलिटी ये अगर आ जाए तो टोटल भाई आपके जो हैं वो कितने फील्ड हैं, नंबर ऑफ फील्ड्स और एट्रीब्यूट, फील्ड या एट्रीब्यूट इन ए रिलेशन। रिलेशन यानी कि टेबल। तो मैं रिलेशन जब भी बोलूं तो आप समझ जाना किसकी बात हो रही है? टेबल की। तो कितने पॉसिबल एट्रीब्यूट हैं या कितने पॉसिबल उसमें एट्रीब्यूट या फील्ड हैं, वो होता है आपका कार्डिनलिटी, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। यहां पे अगर पूछ लें कि कार्डिनलिटी कितनी है तो 1 2 और 3, कितनी है? 3 टोटल। ठीक है, तो ये चीज आपकी। अगर नंबर ऑफ रिकॉर्ड आपसे पूछ लिया जाए तो कितने हैं? 1 2 3, ये आपके 3 ही रिकॉर्ड है और 3 ही आपके कॉलम है। ठीक है, तो ये हमने एक टेबल बनाई, एक रिलेशन बनाया। अब उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, क्या डाटाबेस में एक ही टेबल है? देखो हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है उसके हिसाब से तो क्या है कि बहुत सारी कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड है जो टेबल बनता है, और कलेक्शन ऑफ टेबल आपका क्या बनता है? डाटाबेस। यानी कि टेबल एक से ज्यादा है। एक से ज्यादा है तो चलिए एक से ज्यादा का कोई एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और हम आपका एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रख रहे हैं। ठीक है, उसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हो गया, मान लो आपको एक आईडी दे दी हमने, जैसे 1 2
3 4। दूसरा हमने आपको दे दिया एक नाम आपका, मतलब हम एक रिकॉर्ड बना के रख रहे हैं, ठीक है, ABAC, ठीक है। अब हम यहाँ पे आपका रख रहे हैं कि भाई आपने कुछ यहाँ पे आपकी एज ले लेते हैं, ठीक है। एज है आपकी 21, 22, इसकी है 21 और इसकी है 23, ठीक है। अब यहाँ पे एक फील्ड और ले लेते हैं जिसका नाम हो गया कोर्स। जैसे कि हो सकता है कि आप किसकी तैयारी कर रहे हो, HSSC की। हो सकता है ये जो स्टूडेंट है ये तैयारी कर रहा है किसकी, SSC की। ये हो सकता है स्टूडेंट तैयारी कर रहा है आर्मी की, और ये हो सकता है किसकी तैयारी कर रहा है, HSSC की। तो ये हमने एक रिकॉर्ड बना लिया, यानी कि एक मतलब कलेक्शन बना लिया रिकॉर्ड्स का, जिसे हम क्या बोलेंगे, एक रिलेशन। तो एक स्टूडेंट नाम का हमने एक रिलेशन बना लिया, ठीक है। अब क्या होगा, अगर आप एक ही रिलेशन के अंदर सारा डाटा फीड करते चले जाओगे तो वो टेबल जो है वो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो बात वही हो जाएगी, हम डाटाबेस पे क्यों आए थे, क्योंकि हमें वो बहुत आसान तरीके से उसको मैनेज करना था। लेकिन जैसे जैसे कॉलम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स यानी कि कार्डिनलिटी इसकी बढ़ती चली जाएगी, ये हमारे लिए उतना ही कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि जो टेबल में जो कॉलम है वो बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा हम नहीं चाहते इनको। तो हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हमें पॉसिबल लगेगा कि भाई हम एक बड़ी टेबल को, यानी जो टेबल बड़ी होती जा रही है उसको हम छोटी छोटी टेबल में डिवाइड करके डाटा को आसानी से उसको मैनेज करें, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है कि हम इस कोर्स को यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। अब हम इस कोर्स को यहाँ से हटा सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, क्यों ना हम एक रिलेशन और बना लें यहाँ पे, ठीक है। एक रिलेशन और बना लें जहां पे हम क्या दे दें कि रिकॉर्ड क्या रखें, ये हो गया हमारा कोर्स आईडी और दूसरा रिकॉर्ड हो गया हमारा कोर्स नेम, ठीक है। आईडी 1 2 3 4 और कोर्स हमारा जैसे कि पहला क्या है, HSSC, दूसरा क्या है, SSC, तीसरा क्या है, आर्मी, ठीक है। और HSSC आ चुका है तो दोबारा हमें इस रिकॉर्ड में लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दोबारा इस रिकॉर्ड में हमें इसको लेने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा एक रिलेशन बन गया, कौन सा, कोर्स का एक रिलेशन बन गया। अब देखो ये भी टेबल है और ये भी एक टेबल है। अब इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन बनाना है, यानी इन दोनों को हमें जोड़ना है, ठीक है। जोड़ना क्यों है, क्योंकि इसी को तो हम ब्रेक करना चाहते हैं कि हम कैसे इन दोनों के बीच में इनको छोटी छोटी टेबल करके इनको आपस में जोड़ दें, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहां से इसको हटा देंगे, यहां से इसको भी हटा देंगे, यानी जो इनके नाम थे उनको हम हटा देंगे यहां से, ठीक है। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, देखो अब HSSC था इसका कोर्स तो यहाँ पे लिख देंगे 1, ठीक है। इसका SSC था यहाँ 2 लिख देंगे, इसका आर्मी था यहाँ 3 लिख देंगे, इसका क्या था HSSC 1 लिखेंगे। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने कोर्स नाम की बजाय यहाँ पे क्या दे दिया, कोर्स आईडी। देखो कोर्स आईडी फील्ड यहाँ भी है, कोर्स आईडी फील्ड इस कॉलम में भी है, यानी एक फील्ड ऐसा है दोनों में जो दोनों में क्या है, एक जैसा है। यानी एक फील्ड ऐसा है जो दोनों में एक जैसा है। अब ये दोनों जो टेबल है वो आपस में कनेक्ट हो गई हैं, क्यों, क्योंकि देखो अब अगर मुझे ये पता करना है कि भाई किसी की आईडी 4 है तो उसका कोर्स क्या है, तो देखो 4 आईडी का कोर्स क्या है, उसकी कोर्स आईडी यहां से मिल गई 1, और 1 नंबर पे कोर्स कौन सा है, HSSC। यानी अब मुझे यहां से ये पता लग जाएगा, मैं यहां तक पहुंच जाऊंगा, इस रिकॉर्ड तक पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो 2 या 2 से ज्यादा टेबल के बीच में ऐसे हम कनेक्शन बना सकते हैं, यानी 2 या 2 से ज़्यादा रिलेशन के बीच हम ये ऐसे कनेक्शन बना सकते हैं, जिससे हमारा फ़ायदा क्या होगा कि हम रिकॉर्ड को आसानी से निकाल सकते हैं, डाटा आसानी से निकाल सकते हैं, उसमें जो भी हमें इंसर्ट अपडेट डिलीट जो भी करना है हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब जब हम ये रिलेशंस वगैरह की बात करते हैं तो उस केस में हम बात करते हैं की, ठीक है। किस चीज़ की एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, डाटाबेस में की क्या होता है, तो डाटाबेस में की बोलते हैं कॉलम्स को, फील्ड्स को, ठीक है। और ये क्या होता है, 1 और मोर कीज या 1 और मोर फील्ड्स, ठीक है, सेट ऑफ 1 और मोर, ठीक है। ये क्या होता है, की हम बोल सकते हैं किसको, सेट ऑफ 1 और मोर एट्रीब्यूट्स, ठीक है, या फील्ड्स।
which uniquely identify a record, which uniquely identify a record, identifies a record। ठीक है, मतलब ऐसा फील्ड या एक ऐसा एक या एक से ज्यादा फील्ड जिन्हें हम मिलाकर पूरा का पूरा एक रिकॉर्ड है जो वो पूरा का पूरा निकाल सकें। ठीक है, वो होता है की। अब यहाँ पे देखो, अगर आप बात करोगे नाम का, तो नाम क्या एक की हो सकता है? नहीं हो सकता। कारण क्या है? नाम सेम हो सकते हैं। अब ए नाम से देखो दो रिकॉर्ड हैं, पर हमने क्या किया, क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे परिभाषा में कि यूनिक हो। ठीक है, यानी कि जब हम वो क्वेरी लगाएं या जब हम वो डिटेल निकालना चाहें तो वो एक पर्टिकुलर ही निकल के आए। अगर एक से ज्यादा निकल के आ रही है तो वो यूनिक नहीं हुआ। ठीक है, तो उसी के लिए तो हम की का यूज कर रहे हैं। की किस लिए यूज कर रहे हैं? यूनिक निकाल पाए, तो सेट ऑफ कॉलम्स। ठीक है, अब देखो की होती क्या क्या है और उनकी पहचान कैसे करेंगे और उनकी कंडीशन क्या है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जो हमारी की है वो है नंबर एक, सबसे पहले सबसे ज्यादा उपयोग होने वाली प्राइमरी की। ठीक है, सबसे ज्यादा उपयोग होने वाली प्राइमरी की। दूसरा, दूसरे नंबर पे आती है फॉरेन की। ये दोनों है ना सबसे ज्यादा यूज होती हैं। ठीक है, फिर एक आती है आपकी अल्टरनेट की। अल्टरनेट की एक होता है आपका सुपर की, कैंडिडेट की। ठीक है, और उसके बाद एक और की होती है आपकी कैसी? सुपर की। ठीक है, सुपर की, ये आपकी की है जो आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में आपकी पूछी जाती है। और इन दो का आपको विशेष ध्यान रखना है क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछी जाती है। अब इन टेबल के अंदर इनकी हम पहचान कैसे करेंगे? देखो, अब इन टेबल के अंदर हम इनकी पहचान कैसे करेंगे इनकी की, वो देखो। देखिए, सबसे पहले बात करें प्राइमरी की, इसकी कंडीशन क्या होती है? दो कंडीशन होती है। एक तो ये नॉट नल, ये नल मतलब होता है खाली, एम्प्टी। ठीक है, तो ये कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकती, खाली नहीं हो सकती। ठीक है, दूसरा, ये हमेशा कैसी होती है? यूनिक होती है। कैसी होती है? यूनिक होती है। अब इन दोनों टेबल में देखते हैं कि ऐसा कौन सा फील्ड है जो कभी भी खाली नहीं रहेगा और दूसरा उसमें कुछ कभी भी रिपीटेशन नहीं होता। तो अगर नेम की बात करें तो रिपीटेशन है। ठीक है, और खाली भी रह सकता है, रिपीटेशन भी है। यहाँ पे देखो, ये कोर्स आईडी की बात करें, रिपीटेशन है नहीं, एज में भी रिपीटेशन हो सकता है। तो यहाँ पे ये आईडी जो है ना, ये क्या है आपकी? प्राइमरी की है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा क्या रहेगी? यूनिक। ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलती रहेगी, कभी भी रिपीट नहीं होगी। दूसरा, जब भी कोई रिकॉर्ड आएगा, हो सकता है किसी की मौके पर एज उपलब्ध हो ना हो, या कोर्स आईडी अभी उसको कुछ मिली हो ना मिली हो, लेकिन उसको आईडी जरूर मिलेगी। यानी जैसे ही इस रिलेशन में कोई रिकॉर्ड आएगा तो उसको एक आईडी जरूर असाइन हो जाएगी और जो कि रिपीट भी नहीं होगी। तो इस रिलेशन के लिए जो ये आईडी है वो किसका काम कर रही है? वो किसका काम कर रही है? की का काम कर रही है, प्राइमरी की का काम कर रही है। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि इनमें से ऐसी कौन सी की है जो ये कहती है कि वो कभी भी नल नहीं हो सकती, या कभी भी वो हमेशा क्या होती है? यूनिक होती है, तो प्राइमरी की। ठीक है, फिर बात आती है फॉरेन की। फॉरेन की यूज करते हैं रिलेशनशिप के लिए, दो रिलेशन के बीच में रिलेशनशिप मैनेज करने के लिए किसका यूज करते हैं? फॉरेन की का। ऐसा एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब वो रिलेशनशिप कैसे हो रही है देखो, अब पहचान करते हैं यहाँ पे फॉरेन की भी, यहाँ पे पहचान करते हैं फॉरेन की भी। देखो, जो ये कोर्स आईडी है ये क्या है आपकी? एक फॉरेन की है। ठीक है, ये क्या है आपकी? एक फॉरेन की है, लेकिन इस रिलेशन के लिए ये क्या है? एक प्राइमरी की है। ये क्या है? एक प्राइमरी की है। तो अब सीधी सी बात ये है भाई, क्या कि किसी एक टेबल की प्राइमरी की अगर किसी दूसरे कॉलम में भी है, मौजूद है,
किसी एक टेबल की प्राइमरी की यानी किसी एक रिलेशन की प्राइमरी की किसी दूसरी रिलेशन में भी अगर वो रेफरेंस कर रही है, यानी कि वो वहां पर मौजूद है, और तो उसे क्या बोलेंगे, फॉरेन की। तो इस टेबल के लिए तो ये किस नाम से जानी जाएगी, प्राइमरी की, पर यहाँ पे किस नाम से जानी जाएगी, फॉरेन की के नाम से जानी जाएगी। तो इन दो टेबल के बीच में कनेक्शन किसने बनाया, रिलेशनशिप किसने बनाया, इस कोर्स आईडी ने। तो यहाँ पे ये फॉरेन की है और यहाँ पे क्या है, ये प्राइमरी की है। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर आता है अल्टरनेट की। तो अल्टरनेट की में आप सीधा बस यही याद रखिएगा कि प्राइमरी की के अलावा अगर कोई और की ऐसी हो जो यूनिकली इस रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर दे, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, एक अल्टरनेट की हम उसको लेके चल सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक रोल नंबर और ले लें, ठीक है, रोल नंबर और ले लें, और रोल नंबर 1 1 है, जैसे 1 2 है, 1 3 है, 1 4 है, और हम कोशिश करें कि भाई रोल नंबर जो है वो सबको यूनिक दिए जाए, तो ये भी एक किसकी तरह काम कर सकता है, एक अल्टरनेट की तरह काम कर सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ है, लेकिन प्राइमरी की वाली कंडीशन इस पे नहीं है, बस इतना है कि भाई यूनिकली वो निकाल दे रिकॉर्ड आपका। उसके बाद देखिए कैंडिडेट की और सुपर की क्या होता है। सुपर की जो होता है वो एक पावर सेट होता है, पावर सेट। ठीक है, पावर सेट यानी कि जितनी भी पॉसिबल की हैं सारी की सारी, चाहे वो प्राइमरी की हो, फॉरेन की हो, या इसके अलावा अल्टरनेट की हो, जितनी भी पॉसिबल की हैं उन सब का सेट क्या होता है, सुपर की। यानी इस टेबल में जितनी भी की मौजूद हैं वो सारी क्या है, सुपर की हैं। अब आईडी जैसे कि अब यहाँ पे देखो, अगर उदाहरण के तौर पे हम समझे, आईडी एक की है, ठीक है, आईडी और नेम दोनों भी एक की हो सकते हैं मिलके। ये समझने वाली बात है यहाँ पे कि ये दोनों मिलके भी क्या बना रहे हैं, एक की। क्यों, की परिभाषा ही क्या है, देखो, सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स, यानी एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट का जो सेट है उसे हम की बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे सेट पॉसिबल हैं, ऐसे तो आईडी एक अकेला पॉसिबल है, नेम एक, देखो चार तो यही हो गए, 1 2 3 4 5 तो यही हो गए। ठीक है, अब इसके अलावा आईडी और नेम एक हो सकता है, नेम और एज हो सकता है, एज और कोर्स आईडी हो सकता है, कोर्स रोल नंबर हो सकता है, ऐसे ही आईडी नेम एज हो सकता है, यानी 3 3 के ग्रुप में भी हो सकता है। तो इस तरह से जितने भी सेट पॉसिबल हैं अब इस टेबल के अंदर, यानी इस रिलेशन में जितने भी सेट पॉसिबल हैं, और वो सेट मिलके अगर यूनिक अगर निकालते हैं, यूनिक इन द सेंस कि अगर वो फील्ड हम यूज करें और रिकॉर्ड एक ही निकल कर आए, यूनिक निकल कर आए, आइडेंटिफाई करें, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं, तो वो सारे क्या होंगे आपके सुपर की। वो क्या होंगे आपके सारे सुपर की, जितने भी पॉसिबल हैं। ठीक है, जैसे कि अब इसके अंदर सबसे बड़ा जो पॉसिबल सेट है वो क्या है, आईडी, नेम, ठीक है, एज, कोर्स आईडी और रोल नंबर। ये सबसे बड़ा जो है आपका सेट हो गया पॉसिबल, यानी सबसे बड़ी की है ये। ठीक है, और ये आईडी एक अकेला देखा जाए तो ये सबसे छोटी की है। अब देखो बड़ी भी की है और छोटी भी की है, तो बड़ी जो की है वो सारी क्या है आपकी सुपर की। अब यहाँ पे मैं कुछ ऐसा करूं कि क्यों ना मैं इस सेट में से जितने ये मेरे सेट बने हैं, की के जितने भी सेट बने हैं, उनमें से मैं छोटी की निकाल लूं, यानी कि जितनी भी मेरी सुपर की है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट देखो सारी क्या है, सुपर की है, तो उन सभी सुपर की में मैं मिनिमल सुपर की निकाल लूं, यानी कि छोटी सुपर की निकाल लूं, वो सारी क्या होंगी, मेरी कैंडिडेट की होंगी, वो सारी क्या होंगी, कैंडिडेट की होंगी। देखो जैसे ये एक बहुत बड़ी है, अब आईडी तो क्या है, एक बिल्कुल छोटी सी है, या रोल नंबर की बात करें, रोल नंबर क्या है, एक छोटी है बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरह से अब आईडी सबसे छोटी है और रोल नंबर सबसे छोटा है। अब छोटी बड़ी हम कैसे देख रहे हैं कि उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, यानी कि कितने फील्ड हैं। यहाँ पे एक है तो ये छोटा है भाई, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है तो ये बड़ा है, इस टाइप से। तो यानी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट कितने हैं उसके आधार पे हम उसका आकार देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमें पता लग गया कि भाई ये छोटी है। तो जितने भी छोटे छोटे सेट हैं आपके, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि इन सभी सेट में जो छोटे सेट हैं या मिनिमल जो सुपर की है उनको क्या बोलते हैं, कैंडिडेट की बोलते हैं। यानी ये आपका सुपर की है तो कैंडिडेट की इसके अंदर है, यानी उनमें छोटी, और जितनी भी ये कैंडिडेट की है उन्हीं कैंडिडेट की में ही
जैसे कि आईडी आपकी क्या है, प्राइमरी की का भी काम कर रही है, फॉरेन की का भी काम कर रही है, और इसी में जैसे रोल नंबर है वो अल्टरनेट की का भी काम कर रहा है। ठीक है, यानी ए के, पी के, एफ के, ए के। ठीक है, इसी के अंदर ही रहेगा ये, पी के, एफ के, ए के। अब ये सारे के सारे देखो कैंडिडेट की भी है, समझ गए। तो ये चीज़ है। तो बाय डिफॉल्ट सारी की सारी सुपर की हैं, सुपर की में से हमने छोटी सुपर की निकाल के कैंडिडेट की बना ली, और उन्हीं कैंडिडेट की में से हमने क्या बना ली, अल्टरनेट की, प्राइमरी की वगैरह बना ली। और यही प्राइमरी की किसका काम करती है, फॉरेन की का काम करती है, अगर दो या दो से ज़्यादा टेबल के बीच में रिलेशनशिप बनानी हो तो उसके लिए। ठीक है, तो ये था इसके बारे में जो आपको ध्यान रखना है, टेबल, टपल, रिलेशन, एट्रीब्यूट, डोमेन, रेंज, इन सब के बारे में। अब दूसरा जो सवाल सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आता है वो आता है एक डायग्राम बोलते हैं जिसको, दो डायग्राम आपके मेन, एक ईआर डायग्राम होता है, एक डाटा फ्लो डायग्राम होता है। अब इनकी जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि क्या होता है, देखो ये तो है प्रैक्टिकल चीज, लेकिन जब भी कोई चीज बनाई जाती है, कोई बड़ी चीज बनाई जाती है, तो उसका पहले एक एक प्रोटोटाइप तैयार किया जाता है, यानी एक डिजाइन तैयार किया जाता है। जैसे कोई बड़ी बिल्डिंग बनानी है तो उसका नक्शा पहले तैयार किया जाएगा, कोई रोड बनाना है बड़ा, उसका एक नक्शा तैयार किया जाएगा, कोई पुल बनाना है एक नक्शा तैयार किया जाएगा, कोई गाड़ी बाइक कुछ बनानी है तो उसका एक डिजाइन जो है वो पहले तैयार किया जाता है, फिर उसके ऊपर काम किया जाता है। इसी तरह से अगर अच्छा हमें डाटाबेस बनाना है, बहुत अच्छा डाटाबेस बनाना है, जुगाड़ नहीं बहुत अच्छा बनाना है, तो उससे पहले हमें एक डायग्राम बनाना होगा, एक डिज़ाइन बनाना होगा। उस डिज़ाइन को ही फिर हम किस में बदलते हैं, प्रैक्टिकल हमारा जो काम है यानी प्रैक्टिकल डाटाबेस में उसको बदलते हैं। तो आप एक ऐसा बोल सकते हो कि मानचित्र सा बनाना है, ठीक है, उसको बोलते हैं ईआर डायग्राम और डीएफडी, डाटा फ्लो डायग्राम। ये दो डायग्राम है जो डाटाबेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले यही बनाए जाते हैं, इनके बाद ही डाटाबेस बनता है। और जितने भी हमारे आप जो मोबाइल एप्लीकेशंस वगैरह यूज कर रहे हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे वो आपका जोमेटो, स्विगी, कुछ भी हो, ये जितने भी एप्लीकेशन है इनके पास क्या है, हर किसी के पास डाटाबेस है। और ये सब बनाने से पहले इनका क्या बनाए गए थे, ईआर डायग्राम और डीएफडी, डाटा फ्लो डायग्राम, ये बनाए गए थे, उसके बाद ही प्रैक्टिकली इनको बनाया गया था। ठीक है, तो अब वो देखते हैं अब यहाँ पे ईआर डायग्राम कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये तो मैंने प्रैक्टिकल आपको समझाया तो हमने डायरेक्ट रिलेशन यहाँ पे बना लिया, पर ईआर डायग्राम में इसको कैसे देखेंगे। देखो ईआर डायग्राम में इसको हम कैसे देखेंगे, जैसे ईआर डायग्राम में एक तो मेन चीज आपकी क्या होती है, ई आर डायग्राम। नाम से ही आप समझ पा रहे होगे यहाँ पे बात क्या हो रही है, एनटीटी। ठीक है, एनटीटी रिलेशनशिप डायग्राम, ये बोल रहा है क्या, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। अब यहाँ पे अब ये एंटिटी क्या चीज आ गई, वही नहीं, एंटिटी बोल रहे हैं, रिलेशन को ही बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, किसको बोल रहे हैं, रिलेशन को ही या टेबल को ही बोल रहे हैं। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल के लिए दो टेबल बनाई थी, एक कोर्स की टेबल बनाई थी और एक स्टूडेंट की टेबल हमने बनाई थी। तो देखो अगर हमें बनाना है यहाँ पे तो उसको कैसे बनाएंगे, एंटिटी या रिलेशन या टेबल, हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जैसे कि स्टूडेंट, हमने एक हम ये क्या बताएगा, एक रेक्टेंगल क्या बताएगा भाई, एक रिलेशन बनेगा हमारा स्टूडेंट के नाम से, और उसके अंदर फील्ड क्या क्या होंगे, जैसे कि एक आईडी होगा, ठीक है, दूसरा स्टूडेंट का नेम होगा, तीसरा स्टूडेंट की एज होगी। तो ये सर्कल जो है ये इक्लिप्स, या सर्कल तो नहीं होते प्योर, ये इक्लिप्स आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, आपके फील्ड को। अब ध्यान देना इस चीज को, एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लेते हैं कि ईआर डायग्राम में इक्लिप्स जो है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, फील्ड्स या फिर एट्रीब्यूट्स को। ठीक है, और जो ये रेक्टेंगल में है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, टेबल या रिलेशन को, टेबल या रिलेशन को। अब देखो एक तो हमने स्टूडेंट बनाई थी, ठीक है, फिर इसके अंदर एक फील्ड और भी था ना, कोर्स आईडी। ठीक है, कोर्स आईडी वही, ठीक है, एक ये भी था। ऐसे ही अब हमने एक टेबल और बनाई थी, कौन सी थी, जिसका नाम था कोर्स। अब कोर्स टेबल की खास बात ये थी कि दो थे इसमें फील्ड, एक था कोर्स आईडी और एक था दूसरा कोर्स
नेम। ठीक है, ये दो फील्ड थे। अब इस कोर्स आईडी से इस कोर्स आईडी को जोड़ के हमने इन दो टेबल के बीच में क्या बनाया था, एक रिलेशन बनाया था, एक कनेक्शन बनाया था। यानी हमने तैयार क्या की, यहाँ इनके बीच में एक रिलेशनशिप। ठीक है, यानी इनके बीच में हमने क्या तैयार की, एक रिलेशनशिप। तो ये जो चित्र है या सिंबल आप इसको बोल सकते हो, ये किसको प्रेजेंट करता है, रिलेशनशिप को। ध्यान रखना आप, ये किसको प्रेजेंट करता है, रिलेशनशिप को। तो ये होगी हमारी एंटिटी दो, उनके बीच में ये क्या है, रिलेशनशिप। यानी कि स्टूडेंट के पास क्या है, कोई कोर्स है, स्टूडेंट हैज ए कोर्स। अब स्टूडेंट किसी ने, इस स्टूडेंट के पास कुछ ना कुछ कोर्स हैं, और वो हमें किससे पता चल रहे हैं, इस कोर्स आईडी से। तो इन दोनों के बीच में कनेक्शन है। अब यहाँ पे देखो, जो आईडी है वो हमारी क्या थी, प्राइमरी की। यानी की को हम किससे डिनोट करते हैं, इस अंडरलाइन से। यानी उस कॉलम के, उस इक्लिप्स के अंदर जो लिखा हुआ है फील्ड का नाम है, उसके नीचे अगर हम अंडरलाइन कर दें तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसे बोलेंगे की एट्रीब्यूट। इसे क्या बोलेंगे, की फील्ड या फिर की एट्रीब्यूट। ये की को रिप्रेजेंट करता है। तो आपसे एग्जाम में सीधा सीधा यही पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे भी इसको अंडरलाइन कर देंगे, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, की को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये होगी रिलेशनशिप। ठीक है, अब अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भाई ये जो रिलेशनशिप है स्टूडेंट और जैसे ये कोर्स है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप किस प्रकार की हो सकती है, किस टाइप की हो सकती है, तो वो हो सकती है 1 to 1, 1 to many, many to 1 और many to मैनी। ये चार टाइप इस रिलेशनशिप के हो सकते हैं। कैसे हो सकता है, एक ही स्टूडेंट हो और उसके पास हमेशा क्या रहे, एक ही कोर्स रहे। यानी इधर की तरफ क्या है, एक ही स्टूडेंट है, और इधर की तरफ क्या है, एक ही कोर्स है। यानी हर एक स्टूडेंट के लिए स्पेशल क्या है, एक कोर्स है। यानी किसी भी एक कोर्स में एक से ज्यादा स्टूडेंट नहीं है। तो उस तरीके से आप इसको देख सकते हो। तो वो हो जाएगा 1 to 1। लेकिन अब ये एक स्टूडेंट है, क्या ये एक से ज्यादा कोर्स नहीं ले सकता? अगर मान लो कि इस स्टूडेंट के पास एक से ज्यादा कोर्स हैं, तो उस रिलेशनशिप को हम क्या बोलेंगे, 1 to many। भाई एक स्टूडेंट है, उसके पास बहुत सारे क्या हैं, कोर्स हैं, इस टाइप से। ठीक है, अगर इसी को हम रिवर्स तरीके से देखें कि भाई बहुत सारे कोर्स हैं लेकिन वो किसके पास हैं, किसी एक स्टूडेंट के पास हैं, तो उसको बोल देंगे हम मैनी टू वन। यानी इधर से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मैनी टू वन। और मैनी टू मैनी का मतलब क्या है कि मल्टीपल स्टूडेंट और मल्टीपल कोर्स। यानी एक से ज्यादा स्टूडेंट हैं और हर एक स्टूडेंट के पास एक से ज्यादा क्या है, कोर्स भी है। या इस तरफ से इस तरफ आप बोलोगे बहुत सारे कोर्स हैं और उन कोर्सों में बहुत सारे क्या है, स्टूडेंट हैं। तो ये रिलेशनशिप के जो है वो टाइप है, तो इनके बारे में भी आ सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है किसके बारे में, कि भाई जो आपका ईआर डायग्राम है बेसिक सा है ये, उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। मेन जो आपका एक एट्रीब्यूट कैसे दिखाते हैं डायग्राम में, ये इक्लिप्स जो है वो एक रिलेशनशिप कैसे दिखाते हैं, एक एंटिटी या किसी भी रिलेशन को हम कैसे दिखाते हैं, और रिलेशन के क्या क्या टाइप होते हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, एक बार इसका डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपका ईयर डायग्राम में जो आपको पॉइंट्स जो है वो ध्यान रखने, क्या सबसे पहले एंटिटी किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे एंटिटी को, एक रेक्टेंगल से। ठीक है, ये किसके लिए है, रिलेशनशिप के लिए। मैंने आपको रिलेशनशिप बना के दिखाई, देखो ये किसके लिए है, एट्रीब्यूट, यानी कि किसी फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, आगे देखो, अगर जो ये सर्कल हमारा कोई एंटिटी बना रहा है तो इसके ऊपर अगर हम डबल सर्कल कर दें, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अंदर अगर रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल कर दें तो वो क्या बन जाएगा, वीक एंटिटी, कमजोर एंटिटी। ठीक है, यानी कि वो रिलेशनशिप कैसी है, वो रिलेशन कैसा है, वो कमजोर है, इतना मजबूत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपकी जो रिलेशनशिप है उसको हम ऐसे शो कर रहे हैं, इसी को अगर हम डबल कर दें ऐसे, इसका मतलब क्या है, रिलेशनशिप कैसी है, वीक है, कमजोर है, कमजोर रिलेशनशिप। ठीक है, मजबूत रिलेशनशिप नहीं है। उसके बाद देखो, ये क्या था आपका इक्लिप्स जो था, ये क्या था, एक एट्रीब्यूट यानी कि फील्ड का नाम। अगर इसको डबल कर दें तो इसका मतलब वीक नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये कैसा है, मल्टी वैल्यूड। मल्टी वैल्यूड का मतलब ये होता है कि जैसे अगर मैं कहूं कि ये मान लो आपका नेम है,
ठीक है, ये आपका नेम है और ये इसके बाहर से मैंने सिंगल ही लगाया हुआ है, इसका मतलब सिर्फ एक नाम है इसके अंदर। ठीक है, और अगर मैं ये डबल कर दूं, इसका मीनिंग क्या है कि इस नाम के भी आगे टुकड़े होंगे। कैसे? जैसे कि फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, दूसरा हो सकता है मिडल नेम, ठीक है, तीसरा हो सकता है आपका लास्ट नेम। इस टाइप से देखो, नेम को भी आगे टुकड़ों में तोड़ दिया, तो मल्टी वैल्यूड इसको बोलते हैं, मल्टी वैल्यूड फील्ड या फिर एट्रीब्यूट। ठीक है, उसके बाद आपको मैंने बताया कि किसी भी एट्रीब्यूट में, जैसे एक आईडी था और अंडरलाइन कर दिया है यहाँ पे, तो उसका मतलब क्या है कि वो कोई ना कोई की है, चाहे वो प्राइमरी की हो, सुपर की हो, कैंडिडेट की हो, वो कैसा एट्रीब्यूट है? वो की एट्रीब्यूट है, कंपोजिट एट्रीब्यूट। ठीक है, दो या दो से ज्यादा एट्रीब्यूट को अगर आपको इकट्ठा दिखाना है, तो जैसे कि ये रहा। ठीक है, हाँ, अब इसमें एक चीज ध्यान रखना कि कंपोजिट में और इसमें फर्क ये रखना है आपको, क्या कि इस नेम के अंदर ही मल्टीपल है। ठीक है, यानी इसके अंदर वैल्यू क्या है? मल्टीपल है। जैसे कि अब इन दोनों में अंतर कैसे करेंगे वो देखना, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ। यहाँ पे अंतर कैसे करेंगे कि अगर वो मल्टी वैल्यूड है, जैसे ये नेम है, अगर ये मल्टी वैल्यूड है, यानी कि ये जो कॉलम होगा इसके अंदर दो नाम इकट्ठे आ गए, जैसे राम और कुमार। ठीक है, ऐसे एक ही कॉलम है पर उसमें दो नाम आगे अलग अलग, राम और कुमार, इस टाइप से। तो इसमें दो वैल्यू है एक साथ, कोमा लगा के हमने मान लो दो वैल्यू डाल दी यहाँ पे, तो ये कैसा हो गया? मल्टी वैल्यू। और कॉम्पोजिट का मतलब क्या है? अगर कॉम्पोजिट की बात करें इस टाइप से, तो उसका मीनिंग ये है कि इसको मैंने दो कॉलम में बांट दिया, एक ही कॉलम को दो कॉलम में बांट दिया, जिसमें पहला क्या हो गया? फर्स्ट नेम, और दूसरा क्या हो गया? लास्ट नेम। यानी राम यहाँ आएगा और कुमार यहाँ पे आ जाएगा, यानी राम यहाँ, कुमार यहाँ, अलग अलग कॉलम में आ गए। ठीक है, तो ये है कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना भाई, मल्टी वैल्यूड और कॉम्पोजिट में फर्क। मल्टी वैल्यूड का मतलब ये है कि एक कॉलम में, यानी कि एक एट्रीब्यूट के अंदर कई सारी वैल्यू आ सके। जैसे कि नेम अगर मल्टी वैल्यूड है तो उसमें आप फर्स्ट नेम मिडिल नेम इकट्ठे ही डाल दो, कई सारी चीजें वैल्यू। ठीक है, और कॉम्पोजिट का मतलब यह है कि एक को हम आगे ब्रेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ हमने नेम को फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में तोड़ दिया, इस टाइप से। तो ये सिंबल जो आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है ये सिंबल। तो ये हमारा था ईआर डायग्राम, जो दो एंटिटी के बीच में, दो या दो से ज्यादा एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप को दर्शाता है। लेकिन इसके अलावा एक डायग्राम और भी है जिसे बोलते हैं डीएफडी, डाटा फ्लो डायग्राम। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? डाटा फ्लो डायग्राम। तो इसके बारे में भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ध्यान रखना आपको। डाटा फ्लो डायग्राम क्या बताता है? डाटा फ्लो डायग्राम बताता है जितनी भी आपकी एंटिटी हैं वो क्या कर सकती हैं, और वो डाटा कहाँ रहेगा, या डाटा का फ्लो कैसा रहेगा। क्योंकि देखो नाम क्या बता रहा है? डाटा फ्लो डायग्राम। डाटा का फ्लो जो है वो कैसा रहेगा, तो उसके लिए सिंबल दिखाए हुए हैं। जैसे कि कोई एंटिटी है उसको दर्शाना है, किसी एंटिटी को दर्शाना है, तो यहाँ पे देखो एक बॉक्स की फॉर्म में दर्शा रहे हैं। ठीक है, एक बॉक्स की फॉर्म में दर्शा रहे हैं, लेकिन ईआर डायग्राम की बात करें तो एक रेक्टेंगल की फॉर्म में दर्शा रहे थे। तो ये आपको अंतर जो है वो ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा, अब ये जो एंटिटी है इसके ऊपर काम क्या क्या हो सकते हैं, उसे बोलते हैं प्रोसेस। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? प्रोसेस। और प्रोसेस को दर्शाया जाता है कुछ ऐसे। ठीक है, कुछ ऐसे। इसको सर्कल की फॉर्म में भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, सर्कल में भी इसको दर्शा सकते हैं और कुछ ऐसे इसको दर्शाते हैं, ध्यान रखना आप ये। ठीक है, कहीं कहीं इसको सर्कल भी बोल देते हैं और कहीं कहीं इसको ऐसे भी लिख देते हैं। अब ये क्या क्या किया जा सकता है इसके ऊपर, यानी क्या काम हो सकता है? एंटिटी क्या है हमारी? जैसे कि स्टूडेंट है, कोई रिलेशन है स्टूडेंट, अब उसके अंदर क्या क्या हो सकता है? स्टूडेंट को बनाया जा सकता है, उसको डिलीट किया जा सकता है, यानी उसके ऊपर प्रोसेस, काम क्या हो रहा है वो दर्शा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर तीसरा क्या है? डाटा स्टोर। डाटा स्टोर को देखो ऐसे दिखा रहे हैं। ठीक है, ये सिंबल किस चीज का है? डाटा स्टोर का है, इस टाइप से। यानी ये जो डाटा है ये स्टोर कहाँ पे होगा? यहाँ पे जाके, यानी जो हमारा डाटाबेस है। और इसके अंदर डायरेक्शन जो है, ये जैसे डायरेक्शन है वे क्या दर्शाते हैं कि डाटा किधर से किधर जाएगा। मान लो कि अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है जैसे ए एक, ठीक है, प्रोसेस है,
और बी एक दूसरी प्रोसेस है, और एरो का निशान ऐसे है। तो इसका मीनिंग क्या है कि ए जो है, ए प्रोसेस जो है वो हमेशा डाटा किधर की तरफ भेजेगी, बी की तरफ भेजेगी, यानी डाटा हमेशा इधर से इधर जाएगा। जैसे कि ये मान लो कोई ऑनलाइन आपके फॉर्म भरने वाले हैं, जैसे कि HSSC या SSSC है, ठीक है। अब आप डाटा इनको दे रहे हो, तो आप मान लो यहाँ पे हो जैसे, ठीक है, आप एक काम कर रहे हो, वो एक प्रोसेस हो गई, ये आप हो खुद यूजर है, ठीक है। तो यूजर डाटा किसको भेज रहा है, SSSC को, ठीक है। तो डाटा इधर से किधर जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है। लेकिन जब एडमिट कार्ड आ गए तो डाटा किधर जा रहा है, इधर से इधर आ रहा है, ठीक है। यानी आपके इससे इधर की तरफ आ रहा है, यूजर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इनको बोलते हैं एरो। क्या दर्शाते हैं कि डाटा किस दिशा में जाएगा। तो एग्जाम में सीधा सीधा यही पूछा जाएगा कि डाटा फ्लो डायग्राम में एरो क्या दर्शाते हैं कि डाटा किस दिशा में जाएगा। सर्कल क्या दर्शाता है कि वो एक प्रोसेस है, यानी कुछ काम होना है किसी एंटिटी के ऊपर। और एंटिटी कैसे दर्शाएंगे, एक बॉक्स की फॉर्म में यहाँ पे। और ईआर डायग्राम में है वो बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे दो एंटिटीज यानी कि दो या दो से ज़्यादा रिलेशनशिप्स हैं, टेबल्स हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप्स हैं। तो ठीक है, तो डाटाबेस में हमने पढ़ा कि आरडीबीएमएस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डाटाबेस यानी कि हम एक बहुत सारे डाटा को एक ऑर्गेनाइज्ड, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड या मैनर से, एक ऐसे मैनर से रख रहे हैं कि ताकि उस डाटा को स्टोर करना और उसको वापसी लेना प्राप्त करना बहुत इजी हो जाए, उसमें कुछ चेंज करना है तो इजी हो जाए, इसलिए हम डाटाबेस यूज़ करते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, जो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला आरडीबीएमएस है। और आरडीबीएमएस की खास बात यह है कि इसमें जो भी डाटा स्टोर किया जाता है वो रो और कॉलम की फॉर्म में किया जाता है। रोज को टपल बोल देते हैं, या एक रिकॉर्ड भी बोल देते हैं। कॉलम्स को फील्ड और एट्रीब्यूट भी बोल देते हैं। हर फील्ड और एट्रीब्यूट के पास क्या है, डोमेन है, उनके रेंज है, ठीक है। कार्डिनलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड या एट्रीब्यूट जो भी पॉसिबल हैं किसी भी एक रिलेशन के पास, ठीक है। अब दो या दो से ज़्यादा रिलेशन के बीच में रिलेशनशिप्स हैं या कुछ कंडीशंस लगानी है तो वो क्या होती है हमारी की क्या है, एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट है, सेट ऑफ फील्ड है जिसमें वन और मोर हो सकती हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगी किसी ना किसी रिकॉर्ड को, यानी उनका इस्तेमाल करके हम एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को इस पूरे इतने बड़े डाटाबेस से निकाल सकते हैं, वो होंगी हमारी की। अगर आप कोई ऐसा फील्ड यूज करते हो ना जिससे मल्टीपल वैल्यू निकल के आए तो वो आपकी की नहीं होता, ठीक है। तो की के बारे में बताया मैंने आपको, कौन सी की होती हैं, कैसे ये डायग्राम काम करता है, और क्या ये दो डायग्राम है, ईआर डायग्राम और डाटा फ्लो डायग्राम है, दोनों के बारे में मैंने बताया है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ रहे हैं। तो आपको इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, इनको पढ़ना है। इस वीडियो को आप बहुत इस चैप्टर को जो ये है आप ज़रूर देखना, इसको ज़रूर पढ़ना, ठीक है। रिवाइज भी करना अगर कहीं पे आप कुछ स्किप कर गए हो, ठीक है। हो सकता है कहीं पे आपको लगा हो कि कुछ समझ ना आया हो, मैंने पूरी कोशिश की है आपको एग्जांपल्स के साथ समझाने की। तो आप इसको वीडियो को बार बार देखिए, आप इसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे बन रहा है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।